ठीक है, तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है जॉर्ज बार्लो। इससे पहले 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। वॉरेन हास्टिंग हो गया, पहले तो वॉरेन हास्टिंग, दूसरे थे कॉर्नवालिस, नेक्स्ट जॉन शोरे, एंड जो इसके चौथे थे वो थे वेलेस्ली। ये लॉर्ड वेलेस्ली है, आर्थर वेलेस्ली नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जो 5वें गवर्नर जनरल है वो है सर जॉर्ज बार्लो। ज्यादा टाइम तक नहीं रहे, 2-3 साल का इनका टाइम पीरियड रहा। रीजन क्या था? रीजन ये था इनके टाइम पे वेलोर म्यूटिनी हो गई थी। अब ये वेलोर म्यूटिनी क्या है ये समझते हैं, उससे पहले ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं वो देख लेते हैं। गवर्नर जनरल बंगाल बन के आते हैं, क्रिटिसाइज फॉर नॉट कंटिन्यूइंग वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ द एग्रेसिव एक्सपांशन। आपको पता है इससे पहले वेलेस्ली था, एग्रेसिव एक्सपांशन की पॉलिसी चालू थी, इन्होंने आके उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, सब्सिडी वाला सिस्टम इन्होंने ज्यादा फॉलो नहीं किया, तो इसलिए इनको रिप्लेस कर दिया। और डिमोटेड का मतलब है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पहला ऐसा बंदा था जिसको गवर्नर ऑफ मद्रास बना दिया गया। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर आप मैं एग्जांपल बताऊं कि कलेक्टर हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो कलेक्टर से आपको वापस से डिमोट करके बना दिया जाए कि तहसीलदार बना दिया कुछ और पोस्ट। तो इस तरह का कुछ हुआ इनके साथ। तो डिमोटेड है, ऐसा कोई भी गवर्नर जनरल था, अकेले ऐसे गवर्नर जनरल थे इस पूरे ड्यूरेशन में जिनको डिमोट किया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से सीधा गवर्नर ऑफ मद्रास बना दिया। आपको पता है गवर्नर ऑफ मद्रास है, छोटी पोस्ट है गवर्नर जनरल बंगाल से। वापस से 2012 में इनको मतलब वापस बुला लिया गया कि भैया तुम्हारा काम पसंद है, आ जाओ इंग्लैंड वापस। तो 2012 में चल रही 2 साल तो गवर्नर जनरल है, 5 से 7, 7 से 12 ये गवर्नर ऑफ मद्रास रहे, 12 में इनको वापस बुला लिया गया इंग्लैंड के अंदर। अब देखते हैं वेलोर म्यूटनी क्या है। ये 10 जुलाई को होती है, 10 जुलाई डेट याद रखिएगा, 10 जुलाई 1806। प्लीज ये डेट याद रखिएगा, वेलोर म्यूटनी की इंपॉर्टेंट डेट है। हालांकि मैं इसको कलर में कर दिया, बट डेट ध्यान रखिएगा 10 जुलाई 1806। तो 1806 भी लिख देता हूँ, हालांकि आपको पता ही ऊपर लिखा हुआ 1806 आईडी लगी रहा होगा, ये तो 10 जुलाई 1806 को वेलोर म्यूटनी होती है। इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ ए लार्ज स्केल एंड वायलेंट म्यूटनी बाय इंडियन सिपोय अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है 1857 का जो रिवोल्ट होता है, आप ये समझ लो 1857 के रिवोल्ट की कॉपी, मतलब एक छोटा सा ट्रेजर है, जैसे टीजर आता है ना उस तरह का टीजर है, कंप्लीट है नहीं, बट अच्छा देखते हैं कि इस म्यूटनी के बारे में मेन मेन पॉइंट क्या थे। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ये म्यूटनी जो थी, वेलोर म्यूटनी हुई क्यों, क्या रीजन था? तो रीजन था कि जो सिपाही की जो ड्रेस कोड होती थी उसमें उन्होंने चेंज किया ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। अब क्या चेंज करा? सबसे पहले हिंदूज को बोला कि आप रिलीजियस मार्क नहीं लगा सकते, मतलब तिलक वगैरह जो लगाते हैं वो नहीं कर सकते। मुस्लिम्स को बोला गया कि दाढ़ी जो है आपको छोटी रखनी पड़ेगी, ट्रिम करनी पड़ेगी। वेयर एज सिपाहियों को बोला गया कि अब से आप एक गोल्ड टोपी पहनोगे, राउंड हेड। अब राउंड हेड क्यों? क्योंकि राउंड हेड एसोसिएटेड था यूरोपियन से, यूरोपियन राउंड हेड का इस्तेमाल करते थे, या इंडियन बंदे जो क्रिश्चियन हो गए, मतलब क्रिश्चियन बन चुके हैं यूरोप, मतलब इंडियन से हिंदू मुस्लिम वटेवर जो भी उनका रिलीजन है, उससे जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो लोग राउंड हेड पहना करते थे। तो उनका सिंबल एक सिंबल था। तो इनको ये फोर्सफुली बोला गया और ये समझ गया कि ये हमको क्यों बोल रहे हैं, क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करने के लिए, जो भी इनके यूरोपियनाइजेशन हो उसी उसी की टेंडेंसी ले लाने के लिए। तो समझ गए कि भाई ये गलत चीज है, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ सिपाहियों के बीच में और उन्होंने म्यूटनी कर दी। सो जितने भी म्यूटनी थे उन्होंने पावर वापस से इसको अच्छा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान चलो आपसे पूछा जाता है कि 1857 के रिवोल्ट में जो जो भी म्यूटनियर्स थे उनका मेन मोटिव क्या था? उनका मेन मोटिव था शाह आलम टू को वापस से इंपीरियर ऑफ द इंडिया बनाना। मेन मोटिव ये था, और अवध जो अनेक्स कर लेता डलहौजी ने वो वापस लेना। अगर आपसे पूछा जाता कि वेलूर म्यूटनी का मोटिव क्या था, तो उनका मोटिव था कि टीपू सुल्तान का जो बेटा था, ठीक है, जिससे आपको बताया होगा मैसूर से पूरी पूरी जो पावर लेकर बौद्ध डायनेस्टी को ट्रांसफर कर दी गई थी टीपू सुल्तान के मरने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इस म्यूटनी का मकसद था कि किसी भी तरह से टीपू सुल्तान के बेटे को वापस से मैसूर के जो सिंहासन में बैठा दिया जाए। लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी इनके सपोर्ट में, तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही ब्रूटली क्रैश कर दिया, मार दिया जितने भी थे सिपाही वगैरह को। तो मतलब बहुत बुरा इसका एंड हुआ, बट हाँ ठीक है, एक चिंगारी तो छोड़ के चला गया ये इतिहास में। बाकी अगर आपको वैल्यू मीटिंग के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो देखें। कई सारे वीडियो के अंदर 2-2 3-3 घंटे में इसको एक्सप्लेन किया गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अगर आपके पास टाइम हो, फुर्सत हो, तो आप देख लीजिए। हमारे जितना यूपीएससी के हिसाब से उतना मैंने आपको बता दिया। यूपीएससी में ज्यादा डिटेल भी नहीं जाना, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करना, मेन मेन चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया वैल्यू मीटिंग खत्म। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो। अब मिंटो के बारे में कुछ खास पॉइंट तो है नहीं, 7 से 13 रहे, ज्यादा कुछ खास इन्होंने किया नहीं। इन्होंने जो इंटरनल ऑर्डर है उसको वापस से रिस्टोर कर दिया, और एक जो मेन इवेंट इनके टाइम पे हुआ वो था कि रंजीत सिंह के साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी, जिसमें क्या बोला गया कि रंजीत सिंह प्रिवेंटेड फ्रॉम द टेरिटोरियल एक्सपांशन साउथ ऑफ द सतलज रिवर। सतलज आपने देख ही रखा है, मैं आपको थोड़ा सा गूगल अर्थ पे दिखाता हूँ। रिवर सतलज, ठीक है, ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा इसका कोर्स भी दिख रहा होगा। तो इस रिवर सतलज के साउथ में, मतलब अगर मैं यहां दिखाऊं, हाँ, तो मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली ये,
तो ये पूरा जो इलाका है यहां पर इस साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, यहां रणजीत सिंह इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ऑलमोस्ट उधर आप चाहिए उधर रणजीत सिंह रह जाएगा, बट इस साइड में रणजीत सिंह नहीं आ सकता। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर का मकसद क्या था, तो मैंने आपको रिवर्स सतलज थोड़ा थोड़ा इमेज भी क्रिएट होगी आपको कि जो बोलना चाह रहा हूँ। तो रणजीत सिंह को प्रिवेंट फ्रॉम टेरिटोरियल एक्सपांशन साउथ ऑफ द सतलज, सतलज के उधर जो जो करना करिए। कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन टू द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में जो भी हो चाहे, जिसको भी इसको टेरिटरी एक्वायर करनी है, वट जो भी इसको करना है वो कर सकता है, पूरी फ्रीडम है। अच्छा, चार्टर एक्ट 1813 बीसी के टाइम पे आया था, 1813। अब 1830 के बारे में ऑलरेडी पूरा पढ़ ही चुके हैं, तो अननेसेसरली यहाँ पर टाइम बर्बाद करने का मतलब है नहीं। मेन पॉइंट क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई, क्रिश्चियनिटी को अलाउ कर दिया गया। जाइए मिशनरीज को, उनको 1 लाख रुपए फंड देने की बात हो गई, 1 लाख फंड मिलेगा, सो दैट वहां पे आगे जो एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दे पाए। इंडियन एजुकेशन भी रहेगी, साथ में वेस्टर्न एजुकेशन भी रहेगी, क्योंकि क्रिश्चियन अगर आएंगे, मिशनरीज आएंगे, तो मिशनरी आगे हिंदी इंग्लिश तो हिंदी तो पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। वो आगे अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे। तो वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी था। और एंग्लो, आपको हालांकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये 1 लाख रुपए भी इन्होंने नहीं दी, इनसे 1 लाख रुपए भी नहीं निकले ईस्ट इंडिया कंपनी से, लिटरेचर साइंस के जो प्रमोशन के लिए। तो ये पॉइंट 1813 एक्ट में, तो मतलब कितने छोटे छोटे थे। इनमें सबसे बड़े जो है वो आएगा डलहौजी, ठीक है, एक आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, बाकी सब बहुत छोटे छोटे थे। आई नेक्स्ट, लॉर्ड हास्टिंग नेक्स्ट नंबर के गवर्नर जनरल है। क्या करा भाई साहब ने, जो मेन मेन काम करे, एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई 1818 के अंदर, रॉयतवाड़ी सिस्टम इन्हीं के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया, थॉमस मोनरो पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है। प्लस कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817 में इन्हीं के टाइम पे स्टेबलाइज हुआ, जहां पे स्टडी ऑफ वेस्टर्न ह्यूमैनिटेरियन एंड साइंस, मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट होते हैं या जो वेस्टर्न एजुकेशन होते हैं, ये साइंस उसके एजुकेशन के लिए था ये, ठीक है। इस तरह से छोटे से पॉइंट है, थोड़ा सा मैंने क्योंकि इसको पीडीएफ को जूम किया तो कई सारी चीज अभी भी छोड़ लगी, बाद में चेंज कर दूंगा। तो 2-3 छोटे पॉइंट, इनको डिटेल में देखूंगा अभी, तो मैं अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं आपको। फिर आता है पॉलिटिकल चेंजेस में, एंग्लो नेपाल वॉर हो चुका है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है, वॉर अगेंस्ट पिंडारी हो चुका है, ट्रीटी ऑफ सिंधिया हो चुका है। ये फायदा कितना है, क्योंकि जो भी चीज होता है सब पढ़ लिया हमने, तो इसमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, इसमें सिर्फ एक चीज पढ़नी है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक नई चीज है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ नहीं, बाकी सब ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो देख लीजिए, इसके अंदर एंग्लो नेपलीज वॉर के बारे में बता रखा है पूरा, फिर ट्रीटी ऑफ सगुली पढ़ चुके हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात हो रही है, ट्रीटी ऑफ पुणे सब कुछ हो रहा है, वॉर अगेंस्ट पिंडारी ये भी हो चुका है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वगैरह सब कुछ हो चुका है। क्रिएशन ऑफ द बॉम्बे ये पढ़ना है आपको, तो ये कैसे होगा, आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर Peshwa territories were absorbed into the Bombay's presidency, and the territories seized from the Pindaris became the central province of the British. दो चीज है, मराठा से जो चीजें ली उसको बना दिया बॉम्बे, और जो पिंडारियों से जो भी टेरिटरी ली उसको बना दिया सेंट्रल प्रोविंस। तो दो प्रोविंस यहाँ पे पिक्चर में आएंगे, एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बाद में सेंट्रल प्रोविंस बनेगा। तो वो बनेगा किसके वजह से, मराठा से जो लिया वो बॉम्बे बन गया, पिंडारियों से जो लिया वो क्या बन गया, सेंट्रल प्रोविंस। पिंडारियों को अगर देखना है तो एक सलमान खान की मूवी आई थी वीर करके, है ना, काफी पुरानी मूवी, शायद ज्यादा पुरानी तो हाँ पुरानी है, तो उस मूवी को आप देख लीजिएगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पिंडारी वाला कंसेप्ट क्या है। रायतवाड़ी सिस्टम ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इसके बाद बात करेंगे। कुछ और पॉइंट है हास्टिंग के बारे में, एडिशनल पॉइंट है, वो मैंने यहाँ पीडीएफ लगा दिया, आप उसको देख लीजिएगा, जो जो मेन पॉइंट है वो तो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है लॉर्ड अमरेस्ट। लॉर्ड अमरेस्ट के बारे में क्या क्या इवेंट हो, देखते हैं कितने हमारे काम का, कितने हमने पढ़ रखे हैं। फर्स्ट एंग्लो वर्मिश वॉर हो चुका है, पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं एंग्लो वर्मा वॉर। सिपॉय रिवोल्ट एट बैरकपुर ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ना बाकी है। अनेक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ भरतपुर ये भी नहीं पढ़ा। शिमला वॉज मेड ए वाइस रीगल सेंटोरियम, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। तो आइए जरा देखते हैं क्या। फर्स्ट एंग्लो वर्मिश वॉर हो चुका है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ट्रीटी ऑफ एंडोवर ये भी हो चुकी है। बैरकपुर मीटिंग ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जब फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर हुई थी तो उस समय, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, इससे पहले 1857 के रिवोल्ट से पहले 2 म्यूटिनी हुई थी, एक तो वेलोर म्यूटिनी, एक बैरकपुर म्यूटिनी। वेलोर म्यूटिनी का जो लेवल था उतना बड़ा नहीं, बहुत छोटी सी थी, मैसूर तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी। बट ये जो बैरकपुर म्यूटिनी है, इसका जो टोटल जो आप बोलते हैं जो एरिया था या जो 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 रेंज थी वो काफी बड़ी थी, इसलिए इसको इस पर्टिकुलर म्यूटिनी को एक नाम से बोलते हैं, ड्रेस रिहर्सल फॉर द इंडियन म्यूटिनी ऑफ द 1857। मतलब आप ये बोल सकते हो 1857 का रिवोल्ट होने वाला उसका एक ड्रेस रिहर्सल की तरह, मतलब उसी की एक मान लो कि उसी के इक्विवेलेंट आप समझ सकते हो, इस लेवल की म्यूटिनी थी। क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों ये म्यूटिनी हुई। बर्मा में वार करनी है, समुद्र से जाएंगे नहीं हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि ये माना जाता था उस समय कि अगर सी से ट्रेवल किया जाएगा तो आपकी कास्ट चली जाएगी। जैसे अगर आप ब्राह्मण हो और आपने सी से ट्रेवल करके चले गए तो आप फिर ब्राह्मण नहीं रहोगे, ये उस समय की जो विचारधारा थी। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। तो वर्मा जाना है तो सी के थ्रू जा नहीं सकते, लैंड के थ्रू जाना है, लैंड के थ्रू जाएंगे तो बैलगाड़ी वगैरह इनको दी जाएगी, जो भी सामान खुद लोग खुद उनको लेके जाना पड़ेगा। तो कई सारी चीज इनके साथ होंगी, पूरा देखते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या है, ड्यूरिंग द वॉर इंडियन फोर्सेज ऑफ द 47th रेजिमेंट, ये याद रखिएगा 47th रेजिमेंट वर ऑर्डर टू मार्च टू चिटगांव बाय लैंड विदाउट बुलक।
क्यों? क्योंकि सी से जाना नहीं है, लैंड से जाइए और कोई बैलगाड़ी मिलेगी, गुस्सा होगा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ये नहीं करना, जाइए वहां से चुपचाप से, और अब बैलगाड़ी के बिना सामान खुद लो के जाओ। सोच के देखो, लड़ने जा रहे हैं, हथियार एम्यूनिशन कितना होगा, ठीक है, वो सब इनको बिना गए बैलगाड़ी के सब कुछ अपने साथ लेके जाना पड़ रहा है, खुद कंधों उठा के, तो वो एक गुस्सा है ही इनके दिमाग में। दूसरा, बिकॉज कास्ट, ये वो मैं बता दें कि सी से जाने के लिए मना कर रहे हैं, जो इनकी कास्टिज्म है, कि उसमें ये लगता था कि अगर सी से जाएंगे तो हमारी कास्ट चली जाएगी। सेकंड रीजन क्या था? कैंप फॉलोवर वर ऑफर्ड हाई पे देन दी ट्रूप्स। वो वही था कि जो इंग्लिश के जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करते थे, या जो ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, उनको ज्यादा पैसा मिलता था बजाय इंडियंस के। तो ये दो रीजन मेन कॉज के, जो इस म्यूटिनी के लिए थे, दो ये रीजन मेन थे, इनकी वजह से ये जो बैरकपुर म्यूटिनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो रेजिमेंट है, ये मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे, इस तरह से बोम्बार्डिंग स्टार्ट हो जाती, मतलब लड़ाई चालू हो जाती है। और फाइनली जब इनको पकड़ लिया था जितने लोग, तुम पता क्या करते हैं? तोप लगा देते हैं, तोप से जो गोले छोड़े जाते हैं उनके बीच में बोलते हैं कि भागो अब तुम यहाँ से, सबको भगाया जाता है और तोपों से उड़ा दिया जाता है। आप समझ सकते हैं किस लेवल का रहा होगा। एक बार इमेजिन करिए कि हजारों की तादाद में लोग हैं, उनको बोले कि भागो यहाँ से, तोपे लगा रखी है पीछे से, और तोपे से उनको उड़ाए जा रहे हैं, और जब तक एक भी बंदा है तब तक वो तोपे चलती रही, जब सारे खत्म और तोप तो मतलब पूरे चित्र उड़ा देती है उन लोगों की। तो इस लेवल का मतलब जो रिप्रिकॉशन था बहुत ज्यादा ज्यादा बुरा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। नेम जो था इस पूरी रेजिमेंट का, कौन सा रेजिमेंट, 47 रेजिमेंट का, वो आर्मी लिस्ट से हटा दिया कि वो इस नाम की रेजिमेंट थी नहीं, ठीक है। जो रिंग लीडर था उसको हैंग कर दिया गया, जो मेन था, और बाकी जो कुछ बच गए, जो रह गए, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। काफी ज्यादा लोगों को तोड़ा दिया गया इस तरह से। तो ये था आपका बैरकपुर म्यूटिनी, जिसके बारे में मैंने बता दिया। थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, ज्यादा हमें इसके डिटेल में नहीं जाना कि क्या था क्या नहीं था, रीजन क्या थे, रीजन ध्यान रखिएगा, और इसको ड्रेस रिहर्सल ऑफ द इंडियन म्यूटिनी बोलते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा बस। फिर आता है भरतपुर का एनेक्सेशन। अब भरतपुर याद है, भरतपुर कौन है ये? सूरजमल, कुछ याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो भरतपुर जो है, इसका एनेक्सेशन कैसा होता है? एक केस ऑफ डिस्प्यूट सक्सेशन, मतलब वो ये कि मरने के बाद कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा, सक्सेशन होता है, बुलाते हैं गवर्नमेंट इंडिया को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर करती है, अपना पॉलिटिकल एजेंट बिठा देती है, और वो पॉलिटिकल एजेंट फिर क्या करता है? भरतपुर को पूरा एनेक्स कर लेता है। तो इस तरह से ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बट ये इतना से याद रख सकते हो कि एनेक्सेशन ऑफ भरतपुर किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था? लॉर्ड अमरेस्ट। बस डेट चाहो तो डेट दे सकते हो, बाकी ये पूरा कंसेप्ट पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है। वो ये कि दो लड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बुला लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के मौके का फायदा उठा के खुद ही एनेक्स कर लेगी। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने आपको बताया था दो ही गवर्नर जनरल है यहाँ जो काफी ज्यादा बड़े होंगे, एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, एक लॉर्ड डलहौजी। क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करे? सती को अबोलिश करा 1829 में, पढ़ चुके, याद आया कल की परसों की क्लास में सती के बारे में। सप्रेशन ऑफ द इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस, ये भी हुआ। सप्रेशन ऑफ द ठगी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, मैकॉलेज मिनट, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, अबोलिशन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप बाय द कॉर्नवालिस। ये कौन से सर्किट है? याद करो, चार याद है कुछ? मुर्शिदाबाद, डेक्का, कलकत्ता, पटना। हाँ, उसको अबोलिश कर देगा ये, जो कॉर्नवालिस सेटअप कर रखे होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर ऑफ द रेवेन्यू एंड सर्किट, नया एक पोस्ट क्रिएट कर देगा रेवेन्यू सर्किट के लिए, कमिश्नर की। स्टेबलाइजमेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता। तो टोटल मिलाकर ये इसके 9 एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है। आप जब भी इस गवर्नर जनरल को पढ़े, दोबारा कभी भी लाइफ में जब रिवीजन करने के लिए बैठेंगे आप इसको, आज कल परसों, तो आप इनके मेन पॉइंट जो मैंने लिखा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव, ये यही लिखेगा, और उसके अंदर के पॉइंट खुद सोचना कि क्या होंगे। जैसे याद करने का तरीका क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, 9 पॉइंट लिख दो, और 9 पॉइंट के अंदर फिर क्या होगा, फिर वो खुद से सोचो इसके अंदर क्या हो सकता है। सिमिलरली पॉलिटिकल में आएंगे तो पॉलिटिकल में ज्यादा कुछ खास है नहीं, एनेक्सेशन ऑफ मसूर, मसूर ले लेंगे, उससे बोधिया डायनेस्टी जब छीन लेंगे अपने पास ही ले लेंगे पूरी तरह से, और कुर्ग, ये दो जगह दो चीजें। और दूसरा ट्रीटी ऑफ द परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रणजीत सिंह। रणजीत सिंह बोलेंगे कि भाई सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी भाई भाई, ठीक है, तो ये वाला चीज स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे इनके साथ में, मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके बारे में। तो ये 9 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे, 11 पॉइंट है, खत्म विलियम बेंटिक। अब हमें कौन कौन से पढ़ने एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अबोलिशन ऑफ सती एंड सप्रेशन ऑफ द इन्फेंटिसाइड, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सती के खिलाफ जो ट्रेंड थी, उसके लिए मेन रोल किसका था? राजा राममोहन राय। अगर आपसे कोई पूछेगा विडो मैरिज के लिए, विडो रीमैरिज के लिए, तो आप बोलोगे ईश्वर चंद विद्यासागर। दो मेन लोग हैं, एक तो सती के लिए राजा राममोहन राय, और विडो रीमैरिज के लिए ईश्वर चंद विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो ये जो सती के खिलाफ राजा राममोहन राय ने एक एजिटेशन स्टार्ट किया। इनिशियली बंगाल में था, बट 1830 आते आते बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी तक ये एक्सटेंड हो गया। इन्फेंटिसाइड जो है, इसको इलीगल कर दिया गया ये दो एक्ट के थ्रू, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। वह 1802 था, या मैंने 1804 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे बस, है ना। चाइल्ड सेक्रीफाइस जो था, ये चाइल्ड सेक्रीफाइस मतलब बच्चों की कुर्बानी। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा भी होता है था? हाँ, पहले तो पता नहीं क्या क्या होता था, ठीक है, क्योंकि उस समय तो इतना एजुकेशन थी नहीं, और लोग भगवान में विश्वास बहुत ज्यादा करते थे, अगर अभी भी करते हैं, भगवान में विश्वास तो करने वाले अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं।
और उसके चक्कर में प्रॉब्लम ये आती है कि आप करिए, करने के लिए आपको किसी ने मना नहीं करा, बट इतने ज्यादा अंधे मत हो जाओ कि आप सही और गलत में फर्क भूल जाओ। ये देख लिया चाइल्ड सेक्रीफाइस। तो एक सॉगर आइलैंड है बंगाल में, तो मैं इसको याद करने का तरीका कहता है सुअर आइलैंड। बस सॉरी सॉरी, आप बोलो सर सुअर, बोले हाँ बोल दिया। इस तरह के लोगों को मतलब वही करेंगे ना जो याद करने का तरीका कि भाई चाइल्ड सेक्रीफाइस इतने मतलब ना कि इस लेवल के लोग थे कि वहां करते थे। तो सॉगर आइलैंड इन बंगाल, ये आपको जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे, चाइल्ड सेक्रीफाइस सुअर टाइप के लोग थे, मतलब हो गई कहानी खत्म। तो ये इस तरह से चाइल्ड सेक्रीफाइस के लिए ये जगह का नाम आ सकता है कि कहाँ होता था बंगाल में, किस जगह पे, तो सॉगर आइलैंड। ठीक है, तो ये हो गए इस पॉइंट में, ये सारे सारे पॉइंट आपको यही याद हो गए होंगे। सती, राजा राममोहन राय, और विडो रीमैरिज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चाइल्ड सेक्रीफाइस, सुगर आइलैंड, सॉगर आइलैंड जो कि ना। अब है ठगी। अब ठगी का मतलब नाम से पता चला, ठग्स। अभी आमिर खान की मूवी आई थी, आपने देखा होगा ठग्स वाला। हाँ, ये वही वही सेम सेम ठगी है जो आमिर खान अभी मूवी बनाई थी। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, दो दो तो एक्टर थे, बाकी तो मुझे याद नहीं कौन कौन से एक्टर्स बता। तो अब ये जो ठगी है, उस समय कौन सा रीजन कवर करके बैठे थे? अवध टू हैदराबाद। अवध टू हैदराबाद, आप सोच सकते हैं अवध टू हैदराबाद कितना बड़ा रीजन है? पूरा का पूरा राजपूताना और पूरा का पूरा बुंदेलखंड। तो इस पूरे इलाके में ठगी एक्टिव थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी परेशान थे, इंडियन प्रिंसेस भी परेशान थे, और लोकल तो लोग परेशान थे ही। जाते थे, लूट लेते थे। और ऐसी बात नहीं सिर्फ लूटते थे, ये मार देते थे। मतलब जो भी, जिनको भी ये लूट रहे हैं, जो मान चलो आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो कहीं पे भी, ये उस समय ठग्स दिखाए गए, उस मूवी में बहुत अच्छे दिखाए गए। आप देखो, उनको तो अच्छा दिखाना ही होता है, बट एक्चुअल में इनका कंसेप्ट क्या था कि अगर 20 लोग भी जा रहे हैं, तो 20 लोग से सारा सामान ले लो, 20 के 20 को सेक्रीफाइस कर दो, मार दो। ठीक है, क्योंकि ये लोग काली, दुर्गा, भवानी इनकी पूजा करते थे, और उनमें सेक्रीफाइस माना जाता है उन देवी को खुश करने के लिए। तो सबको मार देते थे, सारा सामान लूट के ले आते थे। तो आप सोच सकते हो कि उस समय लोग कितने ज्यादा इनसे टेंशन में परेशान रहते होंगे। तो ये इनको दूर करने का काम किया विलियम बेंटिक ने, एक अच्छा काम किया। तो ठग्स कौन थे? ये हेरिडिटरी एसेसिन और रॉबर्ट्स होते हैं, मारने के काम है इनका। मर्डर देयर विक्टिम बाय स्ट्रेंगल्स, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, कोई कास्टिज्म में नहीं थे कि ये सिर्फ मुस्लिम होंगे, दोनों ही होते थे। वर्शिप काली, दुर्गा एंड भवानी, टू वूम दे ऑफर देयर विक्टिम एज सेक्रीफाइस। ठीक है, तो इनको खत्म करने का काम किसने किया? स्लीमैन। 1500 ठग्स को अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद ऑलमोस्ट इनका पूरा जो भी पिक्चर थी खत्म कर दी यहाँ से, पूरे रीजन से। तो क्या हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठग्स के बारे में? फर्स्ट, किसने सप्रेस करा? विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ। मेन जो रोल था वो विलियम स्लीमन का था, जिसने 1500 ठग्स को अरेस्ट करा। कौन सा एक्टिव रीजन था? एक्टिव रीजन ये रहा आपके सामने, बस ये 2 पॉइंट, बाकी कुछ याद नहीं रखना, बाकी बस पिक्चर के लिए। ठीक है, चार्टर एक्ट बात नहीं करूंगा, अच्छे से बात कर चुका हूं। ग्रोथ एंड एजुकेशन डेवलपमेंट बिफोर 1835, एजुकेशन के बारे में भी पूरी बात बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, 2 क्लास पहले, तो इसमें बात नहीं करेंगे। मैकॉलेज मिनट्स ऑलरेडी बात में कर चुका हूं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, थॉमसन सिस्टम बात हो चुकी है। एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट, अभी इसके बारे में बता दिया मैंने कि जो प्रोविंशियल कोर्ट थे वही 4, उनको एबोलिश कर देगा, उसके लिए नहीं। जो ट्रांसफर देयर ड्यूटीज टू द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमिश्नर ऑफ द रेवेन्यू। बस ये हो गया कि जो पहले ये कोर्ट काम करते थे, कोर्ट की जगह वो काम मजिस्ट्रेट और कलेक्टर करेंगे, और उनके ऊपर क्या होगा? एक कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू सर्किट होगा। दैट्स इट, खत्म। लास्ट पॉइंट, ऑल्सो इन हायर कोर्ट पर्शियन रिप्लेस बाय द इंग्लिश। कल भी मैं परसों की क्लास में मैंने बताया था आपको कि मैकलोग टाइम में इंग्लिश को रिप्लेस, पर्शियन को रिप्लेस कर देगा इंग्लिश से। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, आप बस ये जरूर करिएगा कि इसको वेट मत करना, कल के कल मतलब आज के आज इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर डालो अच्छे से, एक एक पॉइंट लिख लिख के, और फिर जब लिखोगे पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर पूरी पिक्चर हो जाएगी। मैं चाहता था, देखो आप इस चैप्टर का आपने नाम देखा होगा, मैंने कल को पीडीएफ भेजूंगी, ये चैप्टर नंबर 3 है, स्टार्टिंग 1, 2 एंड 3। मतलब यूरोपियन पेनिट्रेशन के बाद मुझे यही पढ़ाना चाहिए था, बट मैंने नहीं पढ़ाया। मैं आपको इतने दिन के बाद इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, सो दैट इसके मैक्सिमम पोर्शन पहले ही कवर करके आ गए, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, वरना मैं इतना डिटेल में शायद इसको नहीं बता पाता। आइए नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता, ये भी से टाइम होगा। 1835 में मेडिकल कॉलेज बनाता है कलकत्ता के अंदर। 49 स्टूडेंट इनिशियली इसमें जो एडमिट किए जाते हैं। मैसूर का नेक्स्ट हो जाता है 1831 में, कुरुग 1834 में। अब इसका रीजन क्या था कि टीपू सुल्तान के बाद में जो मैसूर था उसको डिवाइड कर दिया गया मद्रास प्रेसिडेंसी में, ब्रिटिश वेसल्स में। ब्रिटिश के अंदर में था एक मद्रास प्रेसिडेंसी, जो हमारे गवर्नर संभाल रहे हैं, एक ब्रिटिश वेसल्स जहां आर्मी वगैरह तैनात कर रखते थे लोग। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो बच्ची कुछ जगह थी, मतलब जो रह गया था थोड़ा बहुत पोर्शन, वो वोदिया डायनेस्टी को दे दिया गया। मतलब पूरे मैसूर के 3 पोर्शन डिवाइड कर दिए गए, एक वोदिया डायनेस्टी को डिवाइड कर दिया गया। इसमें भी इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ का करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। अब करप्शन तो खैर बहाना भी होता है, क्योंकि करप्शन खुद कितना कम, कुछ कम थोड़ी करते थे। तो करप्शन का बहाना बना के उस समय के यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे उनका नाम है पूर्णिया, जो दीवान थे मैसूर के। ठीक है, ये 1831 1811 में रिटायर हो जाते हैं। इनके जस्ट बाद रिटायर होते ही ये पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में लेते हैं, क्योंकि जब तक पूर्णिया थे तब तक इनके हिसाब से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इनके बाद करप्शन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, एंड फाइनली इन्होंने इसको एनेक्स कर लिया। ठीक,
तो ये तो हुआ मैसूर का एनेक्सेशन। कौन कौन से पॉइंट याद रखने, कुछ भी याद नहीं रखना, इतना से याद रखना कि किस डेट पे हुआ, और एक ये नाम याद रख लीजिएगा बस, पुण्य बस, और क्यों किया, करप्शन की वजह से। 3 पॉइंट है यहाँ पर। कुरुक वॉर 1834 में होती है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, स्टेट ऑफ कुरुक हार जाती है, कुरुक को भी एनेक्स कर लेते हैं। इसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं है कि कुरुक को कब एनेक्स किया था, 1834 डेट, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे, विलियम बेंटिंग। 2 पॉइंट। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, रंजीत सिंह के साथ क्या, भाई भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी से भाई भाई, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, बस ये हो गया, ये है ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप। नोट पॉइंट में क्या है, बेंटिक ऑल्सो कंक्लूडेड एक कमर्शियल कम पॉलिटिकल ट्रीटी विद द अमीर ऑफ सिंध। बात हो चुकी है पहली, ड्यू पॉलिसी एडवांस में, जब हमने सिंध का एनेक्सेशन पढ़ा था तब। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आखिरी, कि 1833 चार्टर एक्ट के अंदर ही आगरा प्रोविंस को भी क्रिएट करने का प्रोविंस था और बनाया गया। ये मैंने आपको 1833 एक्ट में बताया कि आगरा जो प्रोविंस है वो चार्टर एक्ट 1833 के बाद बना, मतलब विलियम बेंटिक के टाइम में बना। अब आप देखो इतने सारे पॉइंट थे इसके अंदर, बहुत बड़ा था ये, पर कितना छोटा हो गया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम तो पहले पढ़ रखे थे, ये भी पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ठगी नहीं पड़ी थी, बट ये पढ़ा था, ये भी, ये सारे पॉइंट तो थे हमारे पास, सिर्फ एक ठगी हमको पढ़ना था, बाकी तो सारे पढ़ रखे। यहाँ तक नीचे ये मैसूर का एनेक्सेशन ये नहीं पढ़ा, ये दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिए, छोटे छोटे से पॉइंट है। तो ये फायदा हुआ इस चैप्टर को बाद में लाने का, पहले लाता तो मुझे एक एक पॉइंट बताना पड़ता, और उसमें आपको शायद उतनी डिटेल में भी नहीं आता, तो थोड़ा बाद में बताने का कुछ एडवांटेज तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। आइए नेक्स्ट, लॉर्ड मैटक्लिफ 35 से 36, ये भी कोई ज्यादा टाइम पे नहीं है, इनको बस एक ही चीज के लिए जाना था, मैटक्लिफ प्रेस के लिए, लिबर्टी ऑफ द इंडियन प्रेस, मतलब इंडियन प्रेस के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन थी, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन को इन्होंने कम कर दिया लॉर्ड मैटक्लिफ ने। तो बस लॉर्ड मैटक्लिफ के बारे में जब भी कुछ भी बात आएगी आप क्या बोलेंगे, सर लॉर्ड मैटक्लिफ ये तो लिबर्टी ऑफ द इंडियन प्रेस से, बस खत्म कहानी, फिनिश्ड मैटक्लिफ की। अब ये जो इसमें लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन प्रेस, ये मैं अलग से डील करूंगा बाद में, अर्ली रेगुलेशंस है, इसको भी अलग से डील करेंगे, ये अलग से चैप्टर में बात कर लेंगे, प्रेस के वाला चैप्टर अलग ले लेंगे, तो उसको अलग से यूट्यूब पर प्रेस के नाम से अपलोड कर दूंगा मैं, इंडियन प्रेसेस के। हालांकि इसमें लिखा हुआ आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, क्या होगा, अफगान के साथ वॉर छेड़ देंगे, ऑकलैंड फॉली, याद करो, तो क्या होगा इस टाइम पे, एक तो वही कि ऑकलैंड अफगान पॉलिसी, जहां ऑकलैंड की फॉलो जाएगी, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, तो ये मैं पहले ही पढ़ के आ चुका हूं, याद करो नाम, रंजीत सिंह, शुजा शाह दुर्रानी, ब्रिटिशर्स, दोस्त मोहम्मद जाएंगे, एल्फिंस्टोन वापस आएंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जब अफगानी पहाड़ पे बैठ के पत्थर पत्थर मार के, फिर वापस से कौन आएगा, इलेंडवर, क्या बोलेगा, भाई साहब माफ करो गलती, हम वापस से दोस्त मोहम्मद छोड़ रहे हैं, हमारे बंदों को आने दो, तो ऑकलैंड की यहाँ फॉलो जाएगी, ठीक है। तो ये वही पूरी पिक्चर है, ऑकलैंड की पिक्चर खत्म। सिख के साथ जो वॉर है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ, रंजीत सिंह की डेथ हो जाएगी, उसके बाद सिख के साथ वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑकलैंड के अंदर तो खत्म, इलेंडवर के बारे में मैंने लिख ही दिया है। अब आता है लॉर्ड हार्डिंगटन, ये इनके ड्यूरेशन में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, कतई नहीं बताऊंगा, पूरा बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं। लॉर्ड डलहौजी, मतलब आप लोगों से खत्म हो गया क्या, हाँ भाई खत्म हो गया, इतना ही है बस, और कुछ ज्यादा नहीं बढ़ना। लॉर्ड डलहौजी, अब इनके अंदर क्या क्या है, चार्टर 1853 हो गया है, वुड डिस्पैच ऑफ 1854 हो चुका है, लेइंग ऑफ द रेल, फर्स्ट रेलवे लाइन बता दिया, पहले हो चुकी है, बॉम्बे से थाने के बीच में, इंट्रोडक्शन फर्स्ट टेलीग्राफ, ये भी हो चुका है, गंगा कैनल डिक्लेयर, ये एक नया चीज है, यही पढ़ लो कि गंगा जो कैनल था उनको डिक्लेयर ओपन कर दिया 1854 में, स्टेबलाइज और सेपरेट पब्लिक डिपार्टमेंट एवरीवन, तो ये एक नई चीज बनेगी यहाँ पे कि हर एक प्रोविंस के अंदर एक सेपरेट पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो आपने देखा आज के टाइम पे चलता है, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टेबलाइज किया गया था। बस इतनी हेडिंग ही पढ़ लो, इसमें ज्यादा डिटेल कुछ है नहीं, और गंगा कैनल को डिक्लेयर कर दिया गया ओपन 1854 के अंदर। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से आया था, तो ये कुछ इवेंट थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, और आई थिंक एक दो पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पहले पढ़ के आ चुके हैं। पॉलिटिकल में क्या था, पंजाब का एनेक्सेशन, सेकंड एंग्लो सिख वॉर पढ़ चुके हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, अब डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स क्या था कि कोई अगर राजा मर जाता है और उसके बाद मान चलिए उसका कोई वैलिड मेल कोई वंशज नहीं है, मेल हेयर नहीं है, मतलब कोई मरने के बाद कोई बेटा नहीं बचता, तो किसी को भी अडॉप्ट नहीं कर सकता, अगर कोई अडॉप्ट करेगा तो उसकी पूरी टेरिटरी को एनेक्स कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसके तहत इसने क्या क्या चीज एनेक्स करी ये आपके सामने, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भागत, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है ना, और झांसी राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, दूसरा उदयपुर है, एग्जैक्टली मुझे स्टेट तो नहीं पता, मैं देख के बता दूं, शायद उड़ीसा साइड में है, और झांसी, नागपुर, अवध, बट अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से नहीं किया गया था, अवध का एनेक्सेशन होता है ड्यू टू मिस गवर्नेंस, ठीक है, ये एक नई चीज है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं अवध के एनेक्सेशन के अंदर भी। बस 10 मिनट वेट करिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे बीच में, अभी हो जाएगी क्लास खत्म। फिर कैप्चर ऑफ द लोअर बर्मन पेगू, ये भी हो गया, तो भाई इसमें क्या पढ़ना है सर, कुछ नहीं पढ़ना, डलहौजी खत्म, देख लो खत्म, फिनिश्ड। हर एक पॉइंट में पहले ही बता के आ चुका हूं डलहौजी के बारे में, एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मैंने, ये सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है पहले का। अब आराम से चार्टर ऑफ 1853 लिखा हुआ है इसके अंदर, अच्छे से इंक्लूड कर दिया, फिर भी मैंने डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे,
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हर एक प्रोविंस में होगा, बता दिया 1854 में। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ एंड पोस्टेज स्टाम्प, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, फिर भी आप इसमें देख लीजिएगा कि 4000 माइल्स का टेलीग्राफ लाइन स्टेबलाइज होती है जो कलकत्ता को पेशावर, बॉम्बे और मद्रास से कनेक्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइटेड किया हुआ है। प्लस एक आता पोस्ट ऑफिस एक्ट जो 1854 के अंदर पास होता है। इसके अंदर पोस्टेज स्टाम्प्स वगैरह वो इशू किए जाते हैं। दो छोटे छोटे से पॉइंट, ज्यादा दिक्कत नहीं। हिंदू विदोरी में हो चुका है, ईश्वरचंद विद्यासागर की मदद से आया था, जो संस्कृत कॉलेज जो कलकत्ता में था उसके प्रिंसिपल थे। इन्होंने वेद का इस्तेमाल करके बताया कि हिंदू जो विडो रीमैरिज है वो वेदों में लिखी हुई है, इसको कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में क्या था कि 3 कैटेगरी थी इसके अंदर कि फर्स्ट, नॉट ट्रिब्यूटरी, नेवर सब ऑर्डिनेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ना तो जो ब्रिटिश से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, एक तो जो ब्रिटिश की ट्रिब्यूटरी का मतलब है कि किसी ना किसी तरह ब्रिटिश उनको मदद करते थे या ब्रिटिश के सबऑर्डिनेट है, आर्मी फोर्स वगैरह की मदद लेते थे। और एक ऐसा जो जिसको बनाया ही ब्रिटिशर्स ने, जिसको पैदा ही ब्रिटिशर्स ने किया गया। इस तरह से 3 तरह की स्टेट होती थी। अब देखिए तीनों में किस तरह से अनेक्शन होता है। जो कैटेगरी 1 है, जो कभी ब्रिटिशर के अंडर में ही नहीं थे, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, तो उनके लिए क्या था, ब्रिटिशर्स डिड नॉट हैव एनी राइट टू देयर सक्सेशन, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारा कोई उनके पास पावर नहीं है। कैटेगरी 2 के अंदर क्या है, ऐसे रूलर जो ब्रिटिश के सब ऑर्डिनेट है, उनके अंदर काम कर रहा है। जैसे एग्जांपल के क्या ले सकते हो, कौन से स्टेट हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेट ले लो आप, उस पूरे ड्यूरेशन में जो जो इन्होंने अनेक्स करे सब इनके अंदर, सिंध ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, अफगान ले लीजिए। खैर अफगान को तो वापस से इन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया था दोस्त मोहम्मद छोड़ने के बाद, तो अफगान को हम पहले वाले में डाल सकते हैं, फर्स्ट केस के अंदर अफगान डाल सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो दूसरी एनेक्सेशन जितने भी थी वो सब यहाँ डाल सकते हैं। और तीसरा ऐसा था जो इन्होंने ही बनाया, इन्हीं की मदद से क्रिएट किया गया। अब आप बोलो ऐसा कौन सी स्टेट हो सकती है जो इन्होंने बनाई, बहुत सारी स्टेट थी जहां पे आप ये बोल सकते हैं इनकी मदद से स्टेबलाइज किया गया। बट मेनली तो आप ये याद रख सकते हो इसके अंदर कि हमें मेन तो ये पॉइंट याद रखना है कि टोटल इस तरह की, देखो स्टेट्स कौन है वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपसे पूछा जाएगा कि इन पर्टिकुलर स्टेट का अनेक्सेशन का टाइप क्या था। फर्स्ट जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, सेकंड जो सब ऑर्डिनेट है, और थर्ड जो बनाया ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो फर्स्ट में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई मर्जी नहीं चलेगी, जिसको चाहे उसको राजा बनाए। सेकंड में बोलेंगे, सेकंड कौन से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में सब ऑर्डिनेट है, उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर उनको कोई किंग की जगह किसी को अडॉप्टेड बच्चों को बैठाना है तो। बट जिनको बनाया ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो कभी भी अडॉप्शन वहां पे लागू नहीं हो सकता, वो कभी भी अडॉप्ट बच्चों को किंग नहीं बना सकते। तो इस तरह से 3 कैटेगरी के अंदर है, 3 कैटेगरी में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इस्तेमाल होता था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है। हेडक्वार्टर ऑफ द बंगाल आर्टिलरी वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू मेरठ, याद रखिएगा। परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ग्रेजुअली शिफ्टेड टू शिमला, पहले तो मेरठ में लेके आए, बाद में वो शिफ्टा था शिमला लेके चले गए। एंड एक होता है सेंट्रल अपराइजिंग, जो मैं आपको कल की क्लास में बताने वाला हूँ। तो ये कुछ और इवेंट है जो इस टाइम में रह गए। लास्ट आता है लॉर्ड कैनिंग 1856 टू 57, इसके बारे में क्या है, ये भाई साहब लास्ट गवर्नर जनरल है, ठीक है, साथ में ये फर्स्ट वॉइसरॉय भी है इंडिया के। तो लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइसरॉय, क्योंकि इसके बाद आपको पता है गवर्नमेंट इंडिया 1858 आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा, पूरी तरह से वापस बुलाया जाएगा और ब्रिटिश क्राउन खुद आ जाएगा। तो यही आखिरी गवर्नर जनरल रहेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहेंगे, और यही फर्स्ट वॉइसरॉय भी होंगे जो ब्रिटिशर क्राउन को रिप्रेजेंट करेंगे। हुआ क्या, रिवोल्ट ऑफ, सबसे बड़ा इवेंट था रिवोल्ट ऑफ 1857, जिस रिवोल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पोल खोल दी और ब्रिटिशर्स को लग गया कि अब इनकी बस की नहीं है, इंडियंस कभी भी वापस से पूरी पावर ले सकते हैं। इसके लिए मैंने लिखा हुआ सेपरेटली एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसमें बात करूंगा। कुछ और चीजें हैं, 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई कलकत्ता। अब ये क्यों बनाई गई, ये हम चार्टर एक्ट के अंदर बोला हुआ था सर, चार्टर एक्ट 1853 में बोला होता है ऐसा कुछ करेंगे, तो कर दिया। तो कलकत्ता बॉम्बे मद्रास यूनिवर्सिटी, चार्टर एक्ट में नहीं, एक्चुअली चार्टर एक्ट में नहीं, ये वुड डिस्पैच के अंदर बोला गया था। तो वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोविजन था, वो फिर बाद में बनी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के ड्यूरेशन में। साथ में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आता है, इंडियन एक्ट आता है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858। व्हाइट म्यूटिनी होती है यूरोप ट्रूप्स के द्वारा। अब ये व्हाइट म्यूटिनी क्या है, ये हम पढ़ेंगे कल परसों की क्लास में, ठीक है। ये व्हाइट म्यूटिनी क्या है, अंग्रेजों के वजह से होता है। इसको कल या परसों की क्लास में मैं ढंग से डिटेल करूं, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें था कि जो इंडियंस होते हैं, इंडियन अगर कोई जज है तो यूरोपियन सब्जेक्ट को भी हायर कर सकता है, मतलब यूरोपियन सब्जेक्ट को भी सुन सकता है। पहले क्या था कि यूरोपियन सब्जेक्ट को सिर्फ यूरोपियन सुनेंगे, मतलब कोई यूरोपियन बंदा है सब्जेक्ट, मतलब जो कोई क्राइम करके आ रहा है तो उसको जज सिर्फ यूरोपियन होगा, उसको सजा देता नहीं था। बट एक प्रोविंस आता है, उसके बाद में यूरोपियन बंदों को सुनने के लिए इंडियंस भी एलिजिबल कर दिए जाते हैं। तो ये चीज जो है यूरोपियन को पसंद नहीं आती और वो इसके खिलाफ रिवोल्ट करते थे, यूरोपियन रिवोल्ट करते थे, इंडियन नहीं। तो उस रिवोल्ट की वजह से इनको ये चीजें वापस लेनी पड़ती है और बाद में नया प्रोविंस लाया गया कि अब अगर किसी कोई भी इंडियन जज किसी भी यूरोपियन बंदे का केस सुन रहा तो उसको 50% जूरी बना, मतलब जूरी बैठानी पड़ेगी, उस जूरी में 50% यूरोपियन होंगे। जूरी का केस तो आपको अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जिसमें रुस्तम बना था ना, तो उसमें जूरी वाला कंसेप्ट आपने देखा होगा। तो उस तरह की जूरी बैठानी पड़ेगी, उस जूरी में 50% यूरोपियन होंगे, तब आप उसका केस सुन सकते हैं। तो ये था व्हाइट म्यूटिनी, जो अंग्रेजों ने म्यूटिनी करी, ये कोई इंडियंस ने नहीं करी, इसलिए इसको व्हाइट म्यूटिनी बोला गया, ठीक है।
व्हाइट विंग दो, ये यूरोपियन ट्रूप्स की अलग है और जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक अलग है, खैर इनको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 बाद में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पार्ट 3, अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पार्ट 1 बताया, पार्ट 2 पार्ट 3 दो तरह के डेवलपमेंट आने बाकी है, तो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको। फिनिश्ड, गवर्नर जनरल चैप्टर खत्म। इसके बाद ये कुछ डलहौजी के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बताइए कल जो काम मैं 50 मिनट में नहीं कर पाया वो मैं आज मैंने 20 25 या 30 मिनट में खत्म कर दिया सारे गवर्नर जनरल। ये थोड़ा फायदा है पीडीएफ का। बताइए सभी लोग जल्दी से, ये बेस्ट था कि वापस से बोर्ड पे आऊं?